Ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े अंकल बच्चे आंटीज दोस्तें सहेलियां जो भी ट्यून इन किया हुआ हॉट एफएम 105 तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Hot FM 105. My name is Minhaj Ali Askari and Khawateen Hazrat, this is the late night horror show. एक बज के 10 मिनट हो चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले पिछले सैटरडे को हम शो नहीं कर सके थे क्योंकि आजकल कराची में बल्कि मुल्क भर में जो है वो वायरल बीमारियां फैली हुई हैं, तो हम भी उस बीमारी का हिस्सा बने और जिसकी वजह से तबीयत नासाज आई। तो आई एम रियली रियली सॉरी उन तमाम लोगों से माजरत जो इंतजार करते रहे और फिर मायूस होकर सो गए और उनकी सैटरडे नाइट बुरी हो गई। वेल, we're never too late. We're here again and you guys are tuned to Hot FM 105. इस शो को करते हुए तकरीबन अब मुझे साल होने वाला है। पिछले साल जब रमजान शुरू हुए थे, रमजान के बिल्कुल मिड में मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था और देखिए कैसे एक साल गुजरने को है। और इस एक साल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ इस प्रोग्राम को फॉलो किया और साथ साथ मुझे मोटिवेशन भी दी। मोटिवेशन और ताकत उस पहलू पे बात करने की या उस दुनिया के बारे में बात करने की या उस मखलूक के बारे में बात करने की जिसे हम देख नहीं सकते, शायद सुन नहीं सकते, शायद महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो चाहें तो हम उनको और उनकी प्रेजेंस को फील जरूर कर सकते हैं। आप खुद ही नोट करें, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, दिन बढ़ते जाएंगे और सर्दी करीब आती जाएगी, रातें उतनी सुनसान होती जाएंगी, अंधेरा उतनी जल्दी बढ़ जाएगा और खामोशी फैलती चली जाएगी। खौफ, डर, इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है फियर ऑफ अननोन की। खौफ उस चीज का होता है इंसान को जिसके बारे में वो सोच नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। जैसे आप चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वो खौफ, वो डर आपके अंदर से खत्म हो जाता है। लेकिन वाहिद ये एक ऐसी मखलूक है जिसके अगर आपके साथ एक्सपीरियंस हो जाए एक बार तो वो खौफ शायद बढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इस दुनिया में जिनका वो खौफ खत्म हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। बड़े बुजुर्गों से सुना है कहते हुए कि ये जिस मखलूक को हम जिन्नात कहते हैं, इनकी दुनिया और हमारी दुनिया तकरीबन एक ही है। इसी दुनिया में ये भी रहते हैं जिसमें हम रहते हैं, इन्हीं कमरों में, इन्हीं गलियों में, इन्हीं घरों में जहां पे अभी हम मौजूद हैं, ये भी मौजूद होंगे। लेकिन ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना हम इन्हें फील कर सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस ये खुद को अपनी प्रेजेंस शो करे। इन दो दुनिया के बीच में एक ऐसा पर्दा है जिसको बहुत सारे लोग चाहकर भी नहीं हटा पाते और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में
जो ना चाहते हुए भी इस दुनिया का शायद एक हिस्सा बन जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लिसनर्स होंगे उनमें से मुझे अंदाजा है कि 80% या 90% लोगों के जो खानदान होंगे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से होगा। हिंदुस्तान वो जगह जहां पे हिंदू मजहब है, जहां पे कुछ एरियाज में बुद्धिज्म भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है। हर मजहब के अपने अपने तौर और तरीके होते हैं। कहते थे कि ये जो रिवाज है जिन्नात का, भूत प्रेत का, ये हिंदुस्तान से चला आता है, पाकिस्तान की बात अगर करें। लेकिन इस बात को मैं टोटली डिनाई करूंगा। वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया का, इस मखलूक का सिर्फ हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं, या कश्मीर से ताल्लुक नहीं, या बांग्लादेश से ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक इस पूरी दुनिया से, इस पूरे खित्ते से है। इसका ताल्लुक हमारे मजहब से है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक फ्रॉड है, झूठ है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, दिमागी खलल है। लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हर चीज की एग्जिस्टेंस है और हर चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। शायद आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश ना आया हो, लेकिन और बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके साथ ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि अगर वो हमें अपनी कहानी सुनाने बैठ जाएं तो शायद हम अपने कमरे से बाहर ना निकल सकें। With this, ladies and gentlemen, welcome to Hot FM 105. My name is Minhaj Ali Askari. This is the Late Night Horror Show. 2-3 तरीके हैं जो कि मैं सबसे पहले अपने शो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले वो तमाम लोग जो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल के न्यू मैसेज या क्रिएट मैसेज के ऑप्शन में जाएं। सबसे पहले HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं और भेज दें अपने SMS 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com पे जाइए, उधर द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज को सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन करने के बाद अपने वाकयात, अपनी कहानियां, अपने किस्से, अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी वहां पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 11100105 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल इन कर सकते हैं। एंड द फोर्थ, द मोस्ट वाइटल, www.hotfm.com.pk। ये 3-4 तरीके हैं जिसके जरिए आप हमारे शो में अपने वाकयात, अपनी कहानियां शेयर कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके वाकयात उन तमाम लिसनर्स के साथ शेयर करें जो अभी हमारा प्रोग्राम ट्यून इन किए हुए हैं। वेलकम टू हॉट एफएम 105, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। माय नेम इज मिनहाज एंड दिस इज हॉट एफएम 105। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Listening to Hot 105.
अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहला वाकया शामिल करते हैं जो यशा वकार ने हमें फेसबुक पे अपना पोस्ट किया है। उनका मैसेज ये है कि ये वाकया मेरी खाला और खालू के साथ हुआ था। वो एक दफा लेट नाइट ओल्ड क्लिफ्टन पर गए थे, वहां बैठे हुए थे तो एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि मैं कहता हूं यहां से चले जाओ। उस आदमी का हुलिया इंतहा खौफनाक था। उसकी आंखें रेड हुई हुई थी, चेहरे पर बहुत सारी चोटों के निशान थे और खून भी निकल रहा था और कपड़े भी फटे हुए थे। बहुत बहुत बुरा हाल था। ऐसा लगता था जैसे उस शख्स का एक्सीडेंट हुआ। खैर वो बार बार मेरे खाला खालू को ये कहकर चला जाता था। जब बाद में वो दोबारा से आया तो मेरे खालू को उसकी हालत देखकर डाउट हुआ। उन्होंने फौरन खाला से कहा कि चलो चलते हैं। तो वो फौरन गाड़ी में बैठ गए और तो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। इतनी देर में वही बंदा दोबारा खालू की विंडो पर आकर बोला कि मैं कहता हूं यहां से चले जाओ। तो खालू ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आप जरा धक्का लगा देंगे तो हम चले जाएंगे। तो वो बंदा गाड़ी को धक्का लगाने जब पीछे गया तो पीछे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके ऊपर यानी जिसके बोनट के ऊपर वो खड़ा हो गया। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मेरे खालू ने मिरर में देखा पीछे जहां वो बंदा खड़ा होता तो उनकी नजर उसके पैर पे गई और उसके दोनों पैर टेढ़े थे, मतलब उल्टे थे। वो कहते हैं कि उसने एक हाथ गाड़ी पे लगाया और गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई और वो गाड़ी जाके उन्होंने जल्दी जल्दी दुआएं पढ़ना शुरू की और गाड़ी जाके एग्जैक्ट खाला के घर पे रोकी। जब सुबह उठकर खालू ने गाड़ी के पीछे उस आदमी के हाथ का निशान देखा तो वो किसी नॉर्मल आदमी का नहीं बल्कि बहुत बड़ा हाथ का निशान था। जबकि जब उसने धक्के के लिए हाथ रखा था तो वो एक नॉर्मल हाथ ही था। मिनार भाई, ऐसे वाकये अक्सर ओल्ड क्लिफ्टन साइट पर होते हैं। आज भी लोग वहां जाते हैं। मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहती हूं जो इन बातों पर बिलीव नहीं करते या इनका मजाक उड़ाते हैं, एक बार खुद वहां जाकर देख लें तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनसे तुम्हारी रिक्वेस्ट है कि आई बिलीव किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, मखलूक, कोई सी भी हो। किसी को भी कभी भी कोई बात बुरी लग सकती है। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टोरी जो कि राबिया अब्दुल माजिद ने भेजी है और वो ये कहती हैं कि ये मेरी अम्मी का बयान हुआ वाकया है। आज से 30 साल पहले की बात है जब मैं हज करने गई थी, यानी कि इनकी वालदा हज करने गई थी, तो वहां मक्का शरीफ में हमने एक होटल में कयाम किया था। वहां कोई रूम खाली नहीं था तो उन्होंने एक ऐसा ही रूम, एक्स्ट्रा रूम जो खाली था वो हमें दे दिया था। खाने काबा में हमने इशा की नमाज अदा करी और फिर हम सोने के लिए रूम में आए और सो गए। बहुत थके हुए थे तो आकर हम फौरन ही सो गए। बेड्स नहीं थे तो हम फ्लोर पे ही अपनी चादर वादर बिछा के वहां लेट गए। आधी रात को आंख खुल गई और देखा कि रूम में इतनी सारी बिल्लियां बैठी हुई थी, तकरीबन 12 होंगी। रूम में अंधेरा था, बिल्लियों की आंखें चमक रही थी। एक बिल्ली मेरे सरहाने बैठी हुई थी। मेरे साथ मेरी अम्मी और मेरे अब्बू भी थे। खौफ के मारे बुरा हाल था। मैंने आहिस्ता से अपनी अम्मी को आवाज दी तो उन्होंने कहा कि चुपचाप सो जाओ। सुबह की अजान हुई तो देखा कि सारी बिल्लियां गायब। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम उठे और खाने काबा नमाज पढ़ने चले गए। जब वहां से वापस आए तो वहां का चौकीदार था, वो इत्तेफाक से पाकिस्तानी था। उसने हमसे पूछा कि रात कैसी गुजरी, तो हमने कहा कि रात में बहुत सारी बिल्लियां थीं। तो उसने कहा अच्छा अब नहीं आएंगी। और फिर वाकई जब हम दूसरी रात वहां सोए तो कोई बिल्ली नहीं आई। ये एक हैरत अंगेज बात थी, लेकिन लगता है कि वो सब जिन्नात में से थे। बिल्कुल कहते हैं कि जब हज पे मुसलमान कम पड़ जाते हैं हज करने के लिए तो खुदा फरिश्तों को अर्श से खाने काबा पे भेज देता है इबादत के लिए।
बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं खाने काबा में लोगों के साथ, जब वो आके बताते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जो लोग बताते हैं और उससे आपको खुशी महसूस होती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जब हम कभी तवाफ करते हुए गिर जाते हैं हज के टाइम पे, तो कहते हैं कि जब आप गिर गए तो आप बस अपने आखिरी कलमात पढ़ लें। तो ये बाकायदा ये जो बात है ये तो मेरी बहन के साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता सकता हूँ। मेरी बहन जो थी हज करने गई थी और वो गिर गई उस पूरे इबादत में। तो मेरी बहन बताती कि मेरी आखिरी सांस चल रही थी, लोगों के सिर्फ पैर थे और मेरे मुंह पे वो पैर बार बार आ रहे थे। तो कहीं से गैबी एक हाथ आया, उन्होंने उसको मेरी बहन को उनके बालों से पकड़ा और बाकायदा जैसे होता है ना कि आप ऐसे उठा लेते हैं किसी चीज को, तो उनको भी उसी तरीके से किसी ने उठा लिया और ठक करके खड़ा कर दिया। और कहते हैं जब मैंने देखा तो वहां पे एक आदमी भी रुका हुआ नहीं था, मतलब एक आदमी वहां रुक ही नहीं सकते। जब तवाफ हो रहा होता तो उसमें आप रुक ही नहीं सकते। इस तरह के बहुत सारे वाकयात शायद आप लोग की फैमिली में भी लोगों के साथ हुए हों। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं हमें 1111000105 पे, या फिर अपने SMS भेज सकते हैं 1313 पे क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, भेज दें अपना SMS 1313 पे। नेक्स्ट वाकये की तरफ बढ़ते हैं जो कि आदिल कनानी ने हमें भेजा है। वो कहते हैं मैं कश्मीर रोड पे रात के तकरीबन 3:45 बजे उस रोड से गुजरा था। काफी डिस्टेंस से मैंने किसी को देखा, कोई लड़की खड़ी हुई थी। मैं उसके नजदीक गया कि वो मेरे सामने थी। मैंने बाइक रोकी और मुझे देख रही थी, मुझे लग रहा था कि वो आम सी लड़की है। फिर मैंने बाइक आगे बढ़ाई तो उसने मुझे आवाज दी, तो मैंने बाइक रोकी। उस लड़की ने कहा मुझे आगे लिफ्ट मिल जाएगी। वो बैठी मेरी बाइक पे। कुछ मिनट्स बाद मैंने अपने लेफ्ट तरफ देखा तो मेरी नजर उसकी शक्ल पे पड़ी। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक हो गई थी कि जिसकी कोई वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मगर मुझे एक खराश तक नहीं आई। आदिल कनानी ये किधर की साइड की बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए, क्योंकि कश्मीर पे तो मैं बहुत ज्यादा मेरा गुजर होता है। 1:30 बज चुके हैं जनाब, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। और जो हमारे लिसनर्स अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद, या फिर फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जनाब, कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करना शुरू करते हैं उन वाकयात को, उन कहानियों को, उन किस्सों को और उन जगहों के किस्सों को जहां से मैं, आप, हमारी फैमिली, कई सारे लोग रोजाना गुजर करते हैं। उन इलाकों के बारे में जहां हमारे घर हैं, उन दफातरों के बारे में जहां पे शायद मैं और आप काम करते हैं, और उन शाहराहों के बारे में जहां से मेरा और आपका रोजाना गुजर होता है। 11100105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो
अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अब्दुल वाहिद बात कर रहा हूँ मजदूर कॉलोनी से। जी अब्दुल वाहिद, क्या करते हैं आप? मैं तालीम अच्छी पढ़ रहा हूँ, अभी मैट्रिक पेपर दिए मैंने। जी जनाब, क्या वाक़या आपका? मेरे पास से वाक़े तो बहुत हुए। मेरा जो डेंजरस वाक़े हुआ थे मेरे साथ, बताइए। मैं पंजाब गया था। जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। मैं पंजाब गया हुआ था, मेरे मामू की शादी थी, तो वहाँ मेरे नाना की कब्र है। तो मैं वहाँ पर ना कब्रिस्तान से रोज जाते थे सुबह तकरीबन फजर के टाइम। तो उस वक्त जब हमने वापस आना है कराची में मिनाज भी, उस दिन हम स्वयं वहाँ कब्रिस्तान गए। वहाँ मैं फातिहा पढ़ रहा था कब्रिस्तान में खड़ा हुआ। तो उस वक्त ना मेरे जो मेरे साथ कजन थे वो चले गए पानी, कब्र में पानी डालने के लिए, कब्र में पानी लेने चले गए। मैं वहाँ खड़ा हुआ था तो जब ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है मिनाज भाई। मैं इतना डर गया, मैंने एकदम पीछे देखा कोई भी नहीं। फिर ऐसा महसूस हुआ पीछे कोई है, फिर देखा कोई भी नहीं है। ऐसा 2-3 दफा हुआ। अच्छा हम वहां से निकले तो मेरे कजन ने मेरे कहा कि आपके पीछे क्या लगा हुआ है। जब मैं अपने शर्ट उतार के देखी मिनाज भाई तो उसको खून के छींटे थे मेरे शर्ट की बैक साइड पर, और इंतहाई बिल्कुल ताजा जैसे उसको टच करो वो पूरा फैल रहे थे। उससे मैं नानी ने काफी दिन तक मैं काफी अर्थ तक मेरी तबीयत भी खराब रही है। मैं कराची आ गया हूँ। कराची आके अगले दिन जब मैं सुबह सो के उठा हूँ तो मेरे कमरे में हर तरफ हर दीवार में कई खून के छींटे थे। और मिनाज भी ये वाकया मेरे साथ कई बार हो चुका है। और एक और वाकया शेयर करना चाहूंगा। बोलिए। अगर आप इजाजत देता हूँ बताइए जनाब। वो मैं अभी मैट्रिक इम्तिहान हुए थे मेरे, तो मैं बेटा तैयारी कर रहा था। दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3 से 4 बजे। मैं बेटा पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते ना मेरे हाथ में ना लेफ्ट हैंड साइड पर तो उंगलियों पर, चारों उंगलियों पर दर्द सा महसूस हुआ। जब मैंने हाथ से देखा, क्या महसूस हुआ आपको? दर्द महसूस हुआ, तकलीफ सी महसूस हुई। सही। और जब मैंने हाथ से देखा तो एक कट लगा हुआ था चारों उंगलियों पर, और इंतहाई तेजी से खून बह रहा था, और मेरा पूरी बुक खून से लथपथ हो गई थी। और ये वाकया हुआ था मेरे साथ। वो ऐसे कई वाकयात होते रहते हैं मेरे साथ। और एक जो आपने एक बार प्रोग्राम में जिक्र किया था, जो बुरज पुल से कुरंगी डबलपुर की तरफ रोड जाता है ना, ये जो उस पे आपने बताया था कि एक्सीडेंट होते हैं। मैंने तो नहीं बताया था, लोगों ने आके हमें बताया। हाँ वही। तो उसमें मेरा अपने अब्बू से पूछा था, तो मेरे अब्बू बता रहे थे कि यहाँ पर पहले कब्रिस्तान, ये रोड बनने से पहले इस रोड के बिल्कुल ऊपर नीचे कब्रिस्तान था। वो मेरे अब्बू खुद जाते थे, जहाँ कोई मैयत होती थी यहाँ दफनाने खुद जाते थे। और मेरे अब्बू इसका एक ही रीजन हो सकता है, या तो यही रीजन हो सकता है जो कोई नजर आता है बैक गाड़ी के सामने कोई लास्ट का टाइम आ जाता है, तो यही रीजन हो सकता है। अच्छा, यही वाकया थे। यार जो आपका सीरियल आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके ये तो हमारे पहले कॉलर जाते जाते इन्होंने बलोच कॉलोनी के बारे में बात की। खैर ये मैंने बात नहीं बताई, बहुत सारे लोगों ने कॉल करके हमें ये बताया था कि बलोच कॉलोनी से जो रास्ता बीएफ चैप्टर स्कूल की तरफ जाता है, वो आगे ब्रिज की तरफ जाता है, तो उस रोड के बीच में काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन उसका कोई ना कोई और रीजन भी हो सकता है अगर लॉजिकल रीजन ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन अगर रिलीजियस रीजंस ढूंढ रहे हैं तो उसके हिसाब से वो कहते हैं कि वहां पे कोई एक ऐसी
ऐसे मखलूक की शायद प्रेजेंस है जो ऐसी कोई शैतानी करती है जिसकी वजह से लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। खैर, ये डिपेंड करता है जिनके साथ, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है उस ब्रिज की तरफ, उस पुल पे, तो आप हमें बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं 11100105 पे लाइन पे देखते हैं कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ मौजूद? मैं यासीन बात कर रही हूँ कराची से। जी यासीन साहबा, कौन से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं 2 हफ्ते से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ जी। तो मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगी। मैंने कहा ये भी सच्चा है बिल्कुल। वो ऐसा है कि जहाँ हम रहते हैं ना, तो 10 साल से ना, हमें 10 साल हो गए इस बात को। और उसमें ये होता है कि जो छत है ना हमारी, उस पे यानी ये जो शुरू होता है ये 3 बजे के, यानी 3, ढाई, 3, पौने 4 ये टाइम ये होता है फजर तक। जैसे बड़े बड़े कदमों से कोई धम 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 ऐसी आवाज आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर ने होता है ना, जैसे बड़ा सा, उसको जैसे कोई ठोकर मारे फुटबॉल की तरह, यानी ये फीलिंग आती है। कंचे खेलने की आवाज, टाइम यही होता है जब भी नोट करते हैं 4, 4:15, ये 3:30 ये टाइम होता है। बच्चों के कंचे खेलने की आवाज और इस तरह से आती है। और फिर इस तरह से मतलब एक बार तो बहुत शोर ज्यादा था, तो 4 बजे के करीब मैं भी बाहर आई, मेरे हस्बैंड भी बाहर आए और 1-2 नेबर थे और वो अपने चौकीदार वगैरह थे, 5-6 थे बंदे। तो वहाँ पर छत पे से इतना बड़ा पत्थर जैसे नहीं किसी ने नीचे फेंका, जबकि छत पे कोई भी नहीं था। तो फिर वो हमने पत्थर रखा भी और हमने सबको दिखाया भी कि ये पत्थर ऐसे ऊपर से किसी ने फेंका है। और वो 10 साल हो गए इस वाक़े को। 10 साल से समझे कि किसी भी वक्त समझो कि 2-3 दिन पहले हुआ था, फिर कभी वक्फा भी आ जाता है, फिर सूरह बकरा का खत्म करवाया, कुरान खानी करवाओ, फिर जरा सुकून हो जाता है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि ऐसा बाकायदा महसूस होता है कि जैसे ना ऊपर कोई चल रहा हो, बाहर उन कदमों की आवाज बहुत भारी होती है, धम धम धम। और जैसे बस ये आपको बताया, पत्थर उड़कने की आवाज, कंचे की आवाज। तो ये आप कह रही हैं कि कभी कभी होता है? नहीं, ये हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार हो सकता है, हफ्ते में 3 बार भी हो सकता है। इसकी कोई वो नहीं है, बस हम इतना कहते हैं आ गए। यानी 3 बजे शो खत्म हुआ था ना, जैसे आपका ये मतलब 3 बजे करीब जैसे हम सोने लगे तो हल्का हल्का महसूस हुआ, फिर वो आवाज बढ़ती जाती है। और ये समझे इस बात को 10 साल हो गए और सबको पता है ये, मतलब जगह का नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन जो सब रहते सब परेशान है। और ये चीज फिर मैंने किसी और से जिक्र किया तो वो कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ भी ये मसला है, सूरह बकरा का खत्म करवाएं, कुरान खानी करवाएं। आप किधर रहती हैं? मैं जगह का नाम नहीं बता सकती। क्यों? बस ये क्या? अच्छा, कौन से एरिया में रहती हैं तो बताएं। ये कश्मीर है ना, कश्मीर चौक के पास। कश्मीर चौक ये किधर? कश्मीर टाउन के पास है जगह। कश्मीर टाउन नहीं, किधर है मतलब? कराची? गार्डन से थोड़ा आगे। गार्डन की तरफ। अच्छा हाँ, ये मसला है वैसे ये बात तो। लेकिन मैं मतलब इतना मैं सुनती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि नमाज भी पढ़ते हैं, उन सब घर में सफाई सब कुछ जैसा हमें बताया गया है सब कुछ करते हैं, लेकिन ये मसला है। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूंगी, जो हज वाली बात की ना आपने, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये 3 साल पहले की बात है, हम हज पे गए थे तो अकबरी हज हुआ था, तो बहुत रश था, शॉर्ट में बता रही हूँ बहुत। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मुझे ना ये बोसा देना है हजर अस्वद को। तो मुझे उन्होंने इतनी बुरी तरह डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पे जैसे तवाफ चल रहा है, इतना रश है, गिरोगी तो तुम। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल कर रहा है, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। मैंने वहाँ पर खाना काबा को देखा, अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह अगर आप चाहें मेरी मदद करें तो ये मुश्किल नहीं है। मैं वहाँ मैंने एक राउंड लिया, दूसरा लिया, मुझे नहीं पता, तीसरे राउंड में मैं जो है ना वो मुल्तजिम के पास वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, वहाँ बड़ा रश था। इस तरह करके फिर मैं आगे गई, कुछ लोग मेरे साथ थे। बहरहाल मैंने वो बोसा जो उसको दे लिया, बाहर नहीं निकल पा रही थी मैं, चक्कर वश आ गए थे गर्मी से, ऐसे लग रहा मैं क्लैप्स कर रही हूँ। और इतना रश था, सब जैसे नहीं मेरे ऊपर जैसा रश होता है वहाँ पे। और वहाँ फिर मैंने दुआ की अल्लाह मियाँ से, मैंने कहा या अल्लाह तू मुझे इस रश से बाहर निकाल। मेरी दुआ समझे मैंने वो की है। और उसके बाद में मुझे एक आदमी मैंने देखा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना हसीन आदमी नहीं देखा। उसकी आंखें यकीन करें ऐसी थी जैसे बादाम नहीं होती, लाल वाली बादाम, ऐसी आंखें थी, थोड़ी सी इसकी दाढ़ी थी और बड़ा ऊंचा सा कद था। जबकि मुल्तजिम पे यह हाल होता है कि लोग इतना तेजी के साथ बोसा देने का होता है और वो वहाँ से तवाफ स्टार्ट करना होता है, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा है, सीधा हाथ, और इसे आराम से मुझे यूं किया। मुझे उसके बाद याद ही नहीं। जब मैं बाहर निकली हूँ तो सामने वो अपने उसका आबे जमजम के सारे वो लगे हुए थे, कूलर वगैरह,
पसीने में मैं शराब और थी वहाँ के, मैंने आबे जमजम पिया है, मैंने अपने पर पानी डाला है, मैंने मुड़ के देखा वो आदमी गायब था। तो आपको कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें आप स्लीप वॉक जैसे कहते हैं? नहीं, हज की बात बता रही। फिर हमारे हज के ऊपर क्या नाम है, एक और भी थे फारस साहब, उनके मतलब हाथ में फ्रैक्चर था, वो भी हज पे आए थे, तो उन्होंने भी बताया कि मैं वहाँ पे गया तो इस तरह से मुझे रश के अंदर मैं इस तरह फंस गया, मैंने से दुआ की तो मुझे एक आदमी नजर आया इतना ऊंचा सा, और उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रश में से बाहर निकाला। तो ये मैंने किससे सुने, तो ये बात सही है, वहाँ पर लोग मदद के लिए होते हैं, फरिश्ते होते हैं। ये तो मेरा तो आज मेरे साथ हुआ है ये। अच्छा, हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब किस तरह से मैं उसमें गई हूँ, किस तरह से आई हूँ, अल्लाह की मदद से, ये बहुत मौजा है मेरे लिए। ये भी सुन रही थी मैं आज का, तो मैंने कहा ये भी बताऊँ आपको। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, अल्लाह खुदा हाफिज़। चलिए जनाब, अब उन लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं। लाइबा सिद्दीकी, थैंक यू सो मच। सोहा अली, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला अरशद, हारिस कैसर, सुफियान शेख, फैज सिद्दीकी, हमजा नूर, मुनीबा वकार, इमरान अहमद, आपका शुक्रिया। इसके अलावा 1313 भी जो लोग अपने मैसेज भेज रहे हैं। तला आजम, थैंक यू। फैजान, वालेकुम अस्सलाम। फैजान इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। मनाहिल, थैंक यू। अली अहमद, सिद्रा, आयशा, सना एंड महक, तारिक, सना, फातिमा, आमना, आरिफ रहमान, अजरा, थैंक यू सो मच। माज अहमद, थैंक यू। ताहिर, थैंक यू सो मच। शेरल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। ओके, एक मैसेज आया, पूरा तो नहीं है लेकिन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ताहिर, मैं एक दफा सीवीयू गया था, रात 1 बजे हम अपने दोस्तों के साथ वहां बैठे हुए थे। एक औरत आई और हमसे कुछ मदद करने को कहा। मैंने उन्हें 5 रुपए दिए तो उसने मेरी तरफ जब अपना हाथ बढ़ाया 5 रुपए लेने के लिए, तो उसके हाथ उल्टे थे और उसके नाखून 5 से 6 इंच लंबे थे। हमने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से भागे। ओके, चलें जनाब। इसके अलावा मिनहाज भाई, सलाम, मेरा नाम दानिश है और मैं डिफेंस व्यू फेस 2 में रहता हूँ। आई लाइक योर शो वेरी मच, प्लीज किसी और डे भी शो किया करें। मैंने फेसबुक पे भी वाकया पोस्ट किया था, आपने शो में पढ़ा नहीं, थैंक्स। चलिए जनाब, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने कि हम लोगों के मैसेजेस, लोगों के वाकयात जितने हो सकें जो है हम लोगों के मैसेजेस पढ़ें, लेकिन अगर मुझसे कोई मिस आउट हो जाता है तो माजरत इसके लिए। It's 1:45, ladies and gentlemen. This is Hot FM 105. My name is Minhaj Ali Askari and you guys are tuned into Hot FM 105. This is the Late Night Horror Show. www.hotfm.com.pk पे आप लोग हमारा इंटरनेट पे रेडियो सुन सकते हैं अगर सुनना चाहें। इसके अलावा फेसबुक पे जाएं, उधर लिखे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, पेज ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपने वाकयात, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। 11100105 वो नंबर है जहाँ पे कॉल इन कर सकते हैं और लाइव अपना वाकया तमाम लोगों के साथ और उनके सामने शेयर कर सकते हैं। एंड अबव ऑल, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के मोबाइल में जाए, अपने मोबाइल के ऑप्शन में सबसे पहले वहां पे अपना नाम लिखिए। सबसे पहले तो HOT हॉट लिखिए, नाम लिखिए, अपना वाकया शेयर कीजिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे।
अब्बास रिजवी साहब की हमें अभी अभी एक मैसेज आया है। वो कहते हैं एक दिन रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे, मेरी खाला ने देखा कि उनका बच्चा सीढ़ियों से जंप मार रहा है। उन्होंने रोकने की कोशिश की बट वो जा गिरा। जैसे उनकी आवाज सुनी पड़ोसी ने आकर दरवाजा बजाया। वो बच्चा उनके पड़ोसी के घर में खेलने गया हुआ था और उनकी बिल्डिंग में ऐसा बहुत सारे और भी वाकयात हुए हैं। ओके, दिस इज स्केरी। ये खौफनाक बात है। सोचिए अभी आपके कमरे में शायद आपकी बहन आए या आपके भाई आए या आपके वालिदा आए और वो किसी काम से आपके कमरे में दाखिल हो और वॉशरूम चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल, या कोई स्टोर रूम बना उधर चले जाएं और थोड़ी सेकंड के बाद दोबारा से आपकी वालिदा कमरे में दाखिल हो दूसरे दरवाजे से, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। मैं जितने सालों से प्रोग्राम कर रहा हूं उसमें कई सारे वाकयात, कई सारे किस्से, कई सारी कहानियां कुछ ऐसी भी होती हैं जो ह्यूमन बिलीव्स से आगे की बात आती है। मतलब कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो इंसान का दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन आई बिलीव यहीं हम मार खाते हैं। यहीं पे हमारे अंदर ये फर्क पैदा हो जाता है कि हम इंसान हैं, हम खुदा नहीं हैं। खुदा जिसने दुनिया को बनाया, तख्लीक किया, हमें बनाया अपनी इबादत करने के लिए, जाहिर सी बात है कुछ ऐसी मिस्ट्रीज, कुछ ऐसे दुनिया के राज उसने अपने पास रखे हुए हैं जिनकी शायद इंसानों को जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि ये इंफॉर्मेशन में इजाफा है और जिस चीज का इंसान को मना किया जाता है नेचुरली इंसान उसको ही काम को सबसे पहले करता है। तो इस चक्कर में कई सारे लोगों ने झूठे वाकयात भी बनाए, झूठे ऐसे किस्से भी क्रिएट किए गए जिससे उनका बिजनेस चले, जिसकी वजह से जो ये हकीकत थी इसको अब झूठ समझा जाता है। क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में हमें तो नहीं मालूम और शायद हम लोग इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं 11100105 पे। लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी आपके जावेद साहब। कैसे मिराज भाई, आपकी ठीक ठाक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी। गुलशन की कौन से इलाके से बात करें? गुलशन दीपा चौरंगी जनाब। जी क्या वाक्य आपका? जी जनाब, क्या वाक्य है आपका? जब एक वाक्य है, एक सच्चा वाक्य है, वो सुनाने जा रहा हूँ आपको। मैं सुना था कि आपके यहाँ ऐसे ही वाक्य सुनाए जाते हैं। जी जी, ये हकीकतन वाक्य है जो मेरे साथ तकरीबन 15-16 साल पहले पेश आया था। सही। ये उस वक्त की बात है जब तकरीबन मैट्रिक में पढ़ता था। तो उस जमाने में हम ब्लॉक ए में नॉर्थ नाजाबाद में रहते थे। ट्यूशन पढ़ने के लिए हम जाते थे पापोश नगर में। सही। तो ट्यूटर हमारे वहाँ रहते थे। कब्रिस्तान के सामने वाली गली में उनका घर था। तो मैं और मेरे दोस्त खालिद हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो एक रात तकरीबन 11-11:30 बजे हम लोग आ रहे थे, बातें करते हुए ऐसे कुछ पता की बात हम लोग, वो बात हुई मजाक की, तो जोर जोर हंसने लगे हम लोग, है ना। तो काफी जोर से हंस रहे थे हम लोग, एहसास ही नहीं हुआ। अचानक हमें ऐसा लगा किसी ने हमें डांटा है। सही। जोर से डांटा, कौन है ये? मैं समझा शायद खालिद ने मजाक किया। अरे बातें मस्ती करते चलते थे हम लोग, है ना। वो मेरी शक्ल देख रहा है, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। तो हमें साथ होगा नहीं यार, हम लोग में तो कोई भी नहीं है। तो हमने अचानक देखा एक सामने से बुजुर्ग से साहब हैं, वो से मैं कह कौन है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मैंने कहा जी ऐसे बस वैसे खालिद के साथ सुना रहा था। तो मैं पता है ये क्या जगह है? ये रोने का मुकाम है, इबरत का मुकाम है, तुम यहाँ हंस रहे हो? अच्छा वो कह रहे थे वो, और वो जैसे जैसे वो बात कर रहे थे ऐसे ऐसे वो लंबे होते जा रहे थे, बड़े लंबे हो रहे हैं ना। अब हम लोग गुमसुम, हमारे तो सट्टे गुम हो गए, हम लोग गुमसुम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जैसे जैसे वो गुस्सा कर रहे हैं ऐसे ऐसे वो ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ा कद उनका बड़ा होता जा रहा है। अचानक खालिद जोर से चीखा कि नासिर भाग। मैंने देखा कि पीछे वो मेरा दोस्त खालिद भाग रहा है। मैंने भी बिल्कुल दौड़ लगाई, पीछे भागे हम लोग। उस जमाने के वक्त तकरीबन ये उस जमाने में ऑपरेशन भी चल रहा था कराची में 94 में ना। सही। तो वो लोग आते जाते रहते थे। वहां से रास्ता था, एक गुजरगाह था जिसमें खौतीन भी, बच्चे बच्चियां सभी जाते थे, क्योंकि रास्ता था, एक बाकायदा सड़क निकलती थी वहां से ना।
तो लोगों ने हमें देखा भागते हुए, तो वो समझे शायद पता नहीं क्या हो गया, वो भी पीछे जो जहाँ से आ रहा था वही से भागना शुरू हो गया। हम लोग भागते हुए अपने घर पहुंचे, बस घर वाले समझे पता नहीं क्या हो गया, बस किताबें कापियां कहाँ गई कुछ नहीं पता। तो उस वक्त तो हम लोग बता भी नहीं सके घर वालों को। दूसरे दिन बताया तो वो समझे पता नहीं कुछ पुलिस केस हो गया, क्या हो गया। उनको बताया तो घर वालों ने भी टाटा, नहीं तुम लोग को तबीयत होनी चाहिए, तुम लोग इतने बड़े हो और उस साल में हंसते हो, तुम लोग मजाक करते हो। ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ था? ये जो कब्रिस्तान है हमारा, जो पापोश नगर का है ना, ये इधर एक रास्ता अंदर जा रहा है कब्रिस्तान। अगर आपने देखा होगा कि अब्दुल्ला कॉलेज के सामने थे ना, सही, तो एक रोड बड़ी अच्छी बड़ी गुजरती थी, बड़ी सी रोड के अंदर जो काफी लोग वहीं से गुजरते। दिन भर हम लोग गुजरते हैं, कभी रात में भी गुजर रहे हैं, कभी खौफ का वो नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी बड़ी सड़क थी, रोशनी भी होती थी, बच्चे बड़े बूढ़े औरतें सभी आते थे। कभी देने एहसास ही नहीं हुआ कि कब्रिस्तान है। लेकिन वो उस दिन की बात है, वाकई वो हुआ कि कभी भी ऐसी जगह पे ना, मकसद ये कि ज़ाहिर कब्रिस्तान है, हंसना या वो बातें करना दुनिया भी ना, आदमी गुजर जाए लेकिन बहरहाल एहतराम करे ऐसी चीजों का ना। तो सिवाय यही वाकया हुआ था? जी 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 जनाब, यही वाकया था। हमने कहा कि आपसे शेयर करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। और कैसे भी थे आपकी? सुना तबीयत खराब हो गई थी, सेठ है आपकी? जी, अभी भी थोड़ी सी नासाज है। चले, अल्लाह आपको सेहत दे जनाब। लेकिन इतनी हिम्मत थी कि हम शो करने आ सकते थे। बहुत आपकी मोहब्बत है व्यूअर के साथ, के आप इतनी मोहब्बत करते हैं लोगों से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे बेटे से बात की है, बेटा बात करना चाह रहा है मेरा। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे सलाम? मैं सैयद दानियल मंसूर हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चलें जनाब दानियल, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने आपका। आपका फेसबुक पे पेज भी ज्वाइन किया, आप देखिएगा, मेरी डीपी मुस्तफा कमाल के साथ है। चलें सही जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह Thank you. हाफिज। अल्लाह हाफिज। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं शहर के कौन से इलाके से हमें किसने कॉल की। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? कौन है लाइन पे जी मौजूद? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। जी आसिफ, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं लियाकताबाद से कॉल कर रहा हूँ। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? आपका मैं शो सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या वाकया आपका? जी वाकया तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इसलिए मैं इस एरिया में ऐसे रहता हूँ कि वाकई इतने सारे हैं। हेलो, चलिए, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब कॉल करें तो कोई वाकया, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जरूर सुनाएं जिससे लोगों को कोई फायदा हो जाए, जिससे इंसान फायदा होता है। तो सिर्फ अपना नाम ऑनर करना चाहते हैं तो आई थिंक वो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं किसी रीजन की वजह से, किसी को कोई ऐसी बात समझ में आ जाए, पता चल जाए जिससे उनकी जिंदगी में कोई आसानी पैदा हो जाए, तो वो शायद इन तरह की कॉल्स की वजह से शायद डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन फिर भी आप तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल किया। मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लोगों ने अपने वाकयात, अपनी कहानियां जो हमें भेजी हैं वो क्या है। उमैस अहमद, उन्होंने फेसबुक पे अपनी हमें छोटा सा वाकया भेजा जो कि मैं शामिल करना चाहूंगा। वो कहते हैं, सलाम मिनहाज भाई, मेरा नाम उमैस है। ये वाकया मेरे कोरंगी नंबर 5 का है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिल पे जा रहा था। मैंने अचानक सामने से कोई मिरर जैसी चीज भागती हुई दरख्त पर चढ़ गई और वो देखने में बहुत बड़ा इंसान लग रहा था। हम सब बहुत घबरा गए और वहां से फौरन घरों की तरफ चले गए और अक्सर कोरंगी नंबर 5 पर ऐसे वाकयात होते हैं। ओके, दैट्स वियर्ड। जुबैर ताहिर अपना वाकया हमसे ईमेल कर रहे हैं। वो कहते हैं, मिनहाज भाई, मेरा नाम जुबैर ताहिर है, नाज़िमाबाद नंबर 1 में रहता हूँ। यहाँ वाकया हमारी गली के लड़कों के साथ हुआ है।
ये मेरे चाचा की शादी थी और मैं अपने घर के आगे बैठे हुए थे। हमारी गली के पीछे एक घर है, वो मेरे पैदा होने से पहले से ही बंद है। हम सारे दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि उस घर के अंदर जाएं। हम वहां गए तो वहां देखा तो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उस वक्त तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। तो उस लड़की से मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की ने मुझे यहाँ से ले चलो, उसने कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। हम समझे कि ये शायद रास्ता भूल गई है। जब हमने उससे बोला कि आज आप हमारे घर पर रुक जाओ, तो मैं उसे अपने घर ले आया और बोला कि आप मेरे रूम में सो जाओ। और मेरे घर में शादी का माहौल था। जब मैं दूसरे कमरे में गया तो अचानक से चीखें मारता हुआ आवाज, मतलब चीखें मारता हुआ भागा। कहते हैं कि उसने, उस लड़की ने मेरी बहन को एक हाथ से उठाया हुआ था। मैंने उसे छोड़ने को बोला तो उसका फेस एकदम चेंज हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा मुंह जला हुआ है। फिर वो एकदम गायब हो गई। उसके बाद 2 दिन तक मेरी सिस्टर को बुखार चढ़ा रहा। जुबैर ताहिर, जब सही आपका वाक्य तो इट्स एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग वाक्य है, लेकिन आपकी कहानी में कितने, मतलब ये ऐसा लग रहा है ये वाक्य कि अमेरिका का इंसान सुना कि पहले आप एक ऐसे घर में गए जो कि कई सालों से बंद है। उसके बाद जब आप घर में दाखिल हुए तो उसमें आपने एक लड़की को देखा जो कि बहुत खूबसूरत होगी ऑब्वियसली। फिर आपने उसको अपने घर बुला लिया। अपने घर बुलाने के बाद अपने कमरे में सुला लिया और फिर ओके चलें, फिर भी आपके हम वाक्य को मान लेते हैं क्योंकि अब आपने बताया। खैर, नेहा आसिफ, आप का मैसेज हम तक पहुंच चुका है। थैंक यू आपके मैसेज करने का। इसके अलावा अमरीन, थैंक यू सो मच। अमरीन, तुमने भी अपना मैसेज और आपने भी अपना मैसेज हमें भेजा था, थैंक्स अ लॉट। बिला मरियम, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया था। यसारा जावेद, अब्बास रिजवी, मुसम्मल यूसुफ, मूजी, हमजा हाशमी, थैंक यू। ईसान बलोच, मिसिंग चैन, थैंक यू सो मच। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 बज चुके हैं। 111-000-1051 नंबर है जहां पे आप लोग कॉल इन कर सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाने से सबसे पहले लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने वाक्य के साथ अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पे जाइए तो लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी एंड यू कैन ज्वाइन द पेज। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस सोशल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे के इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. You are listening to Hot 105. Welcome to the Late Night Horror Show.
Alright folks, welcome back once again. जैन इकबाल ने अपना मैसेज हमें भेजा. वो कहते हैं सलाम मिनहाज भाई, ये वाकया मेरी अम्मी बताती हैं कि जब वो 12 साल की थी तो एक दिन वो जुम्मे के दिन मगरिब के वक्त बीच में लेटी हुई थी और टीवी देख रही थी कि उनकी आंख लग गई. तो वो देखती हैं कि एक सुर्ख चेहरे वाला आदमी जिसके बाल कर्ली थे वो उनकी तरफ आया और जोर से उनको थप्पड़ मार दिया. और जब वो चीखती हुई उठी तो उनके चेहरे पर थप्पड़ के वाज़े निशान थे, जिसे देख के घर वाले भी हैरान रह गए. खैर, अब जो मैं वाकया जिन साहिबा का पढ़ने वालों हूं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अपने कमरे में बैठ के हमारे प्रोग्राम सुन रहे होंगे. शायद अंधेरा किया हुआ होगा, शायद लाइट नहीं होगी. रुबाब का मैसेज आया. वो कहती हैं कि कल रात का वाकया है. मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी. मैं अपने सहन में सो रही थी कि अचानक से मुझे लगा कि जैसे मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ. और कमरे में दाखिल होते ही वॉशरूम का दरवाजा अचानक से खुद ब खुद खुला. वो कहती हैं जोर से किसी ने जैसे बंद किया. वो कहती है मुझे इतना डर लगा कि मैं बाहर सहन में ही बैठी रही. और जब फजर की अजान हुई तो नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने कमरे में दाखिल हुई और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद वहां पे मैं सो गई. वाकया हो सकता है कि झूठा हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि बेकार वाकया, झूठा वाकया है, लेकिन एक सेकंड के लिए अभी आप जिस कमरे में सो रहे हैं, अगर ये सोचिए कि अचानक से इस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए और बंद हो जाए, सिर्फ इतना हो, अब क्या होगा सोचिए. नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं. लाइन पे कौन है मौजूद? 11100105 पे. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, अली खान बात कर रहा हूँ मैं. आप कैसे हैं? लाख लाख शुक्र है जी. अली बताइए. मिनाज भाई, मेरा जो वाकया ये कमोबेश कुछ 12 से 13 साल पुराना है और ये उस वक्त की बात है जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था. और ये यहाँ का वाकया नहीं, ये सरगोदा का वाकया है. हम लोग तकरीबन एक ही गली में हम लोग हम लोग 2-3 कजन, 1-2 दोस्त थे. हमारी ये नेचर थी कि हम लोग अक्सर बेशतर रात को फिल्म देखने जाते थे सिनेमा में. और वो भी हम लास्ट शो देखते थे, चूंकि हम अपनी हमारी एक नेचर थी यार, चलो रात में यार अच्छा होता, अकेलापन होता है, हम रात में फिल्म अगर देर से देखेंगे तो अच्छा, बंदा वापसी में भी इंजॉयमेंट करता. हम फिर पैदल जाते थे. आप यकीन माने कि 5-5 से 10-10 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे. सरगोदा की बात कर रहा हूँ ये मैं. तो एक दफा हम लोग एक दूर फिल्म लगी हुई थी, वो थी भी कुछ इसी तरह की मूवी, थोड़ी सी वो सरडोनी टाइप की. तो हम लोग पैदल तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का सफर हमने तय किया. पहले कॉलेज आता था, कॉलेज से तो स्टेडियम आता था. हमने वो क्रॉस के फिल्म देखे वापस आए. तो तकरीबन रात का ये कुछ 1 बजे 10:30 बजे शो स्टार्ट होता था और तकरीबन ये कोई खत्म होता था 12:30-1 बजे. तो घर से वहाँ अगर हम पैदल आए तो 45 मिनट या 1 घंटा लग जाता था. तो हम लोग वहाँ से निकले हैं. वहाँ से निकल के, ये पीएस का इलाका था, वहाँ से निकल के हम लोग कॉलेज में आए. तो कॉलेज से अगर हम लोग आए तो वहाँ हमें वो रास्ता शॉर्ट पड़ता है. अगर हम थोड़ा सा ऊपर से घूम कर आए तो वो थोड़ा दूर पड़ता है. तो मेरे कजन ने कहा कैसा करते हैं, बीच में से निकलते हैं. तो मैंने इन लोगों को कहा यार देखो इस वक्त ये कॉलेज इस तरह की, इसमें बिल्कुल एक बंदा ना बंदे की जरूरत है, ये बड़ा सुनसान है, इसमें से नहीं जाओ आप लोग. तो खैर उन्होंने जिद की. हम लोग 4-5 लड़के थे, हम लोग कॉलेज में से निकल गए
और कॉलेज में यकीन मैंने इस तरह की सिचुएशन थी कि आसपास हमारे दरख्त थे, चारों आसपास बिल्कुल दरख्त थे, ऊपर से भी वो बंद थे, जैसे आप रोडों पे अक्सर जाएं तो ऊपर से भी बंद होते हैं, साइडों से वो दरख्त होते हैं, तो समझो ऊपर से वो छतरी टाइप बना हुआ था। खैर कॉलेज से गुजर के आगे स्टेडियम लग रहा था, क्रिकेट का स्टेडियम है सरगोदा का, तो वहां से हमने कहा चलो वहां से निकल के ना आगे स्टार्ट। तो जैसे हम स्टेडियम की दीवार के साथ आए हैं ना, तो तकरीबन रात का 1-1:30 बज रहा, और वो इलाका इस तरह का था कि वहां पे आबादी दूर थी और कोई मतलब वहम गुमान भी नहीं कर सकता। हमने देखा कि हमारे सामने एक लड़की आ रही है, तकरीबन कोई उसकी उम्र थी कोई 17 से 18 साल। और यकीन मिनाज भाई आप, उस लड़की का हुलिया ये था कि मैंने कहा कि हम 4-5 बंदे हम लोग, और रात का 1-1:30 बज रहा है, और उस बंदी को हमने जरा नहीं देखा, वो बंदी रही है, हचकी है, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हमारी तरफ आ रही है। और ये जो मेरे साथ दोस्त थे, हमारे कजन ने, उन्होंने कहा यार इससे बात करते हैं, तो मैंने उनका खबरदार कोई बंदा इससे बात टच भी नहीं कर। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे वो होता है ना कि बाल यूं बिखरे हुए हैं, और बिल्कुल वो स्ट्रेट हमारे साथ से वो बिल्कुल पास इतनी आई है जितना से 3-4 हाथ का फासला था। और फिर हम लोग स्टेडियम की दीवार के साथ हो गए, वो दरख्तों के साथ थी, वो हमारे साथ से ना बराबर से गुजर गई है, लेकिन हम उसकी शक्ल उसकी बिल्कुल हमें नजर नहीं आई। और जैसे ही मतलब इन लोगों को मैंने मना कि हम लोग दीवार के साथ हो गए, वो साइड से गुजर गई है, और हमने घूम के देखा तो वो उसका बिल्कुल अता ना पता था। और यकीन मैंने जो बंदा वहमो गुमान में नहीं कर सकता कि इस वक्त फिर चूंकि आबादूर थी, वो लड़की क्या कर रही थी। आज भी हमारे जहनों में सवाल है कि उस लड़की का, हालांकि दरख्त थे बिल्कुल, स्टेडियम की दीवार साथ में बड़े बड़े दरख्त थे, और बड़ा एक डरावना सा एक सीन था, लेकिन हम लोग लड़के थे, हम लोग अपने शुगल मेले में जा रहे थे और अपनी गपशप में। तो बस ये एक जिंदगी में ये डर ऐसा वाक़या था कि जिससे मैं थोड़ा सा डरा हूँ। अल्लाह का शुक्र, उसके बाद तो अब अमन है जिंदगी में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अब बढ़ते हैं अपने ईमेल्स की तरफ और देखते हैं ईमेल्स पे लोग अपने मैसेजेस क्या भेज रहे हैं। महक आरिफ एक है हमारी लिसनर, उन्होंने अपना मैसेज भेजा है। वो कहती हैं ये स्टोरी मेरी मामा की है, और ये स्टोरी मेरी वालदा के नाना के घर पे पेश आई। मेरी मामा नानू के घर पर थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी, जैसे कि अक्सर जून जुलाई में तेज तूफानी बारिश होती है। जब बारिश खत्म हुई और रात के 2 या 3 बज रहे थे, सब आराम से बैठे हुए थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाकायदा मेरी मामा की फ्रेंड की आवाज आई कि अजरा बाजी दरवाजा खोलिए। उन्होंने बाकायदा मेरी वालदा का नाम लिया, हालांकि उनके घर मेरी नानी के घर के सामने ही था, लिहाजा 2 दफा आवाज आई और फिर आवाज नहीं आई। मेरी नानू ने जब सबको मना कर दिया कि कोई भी दरवाजे नहीं खोले। नेक्स्ट डे मेरी मामा ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि रात को तुम आई थी, दरवाजे पर तुमने नॉक कर रही थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि इतनी रात को मैं क्यों आऊंगी। ओके सही रही महक साहबा, ये जरूर हमें बताइएगा कि ये वाकया है किधर का, कौन से एरिया का है, कौन से इलाके का है, ताकि और ज्यादा लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। ट्रिपल 1-000-105 पे अगर आप कॉल इन करना चाहते हैं, अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन 2:15 हो चुके हैं, प्रोग्राम को खत्म होने में 45 मिनट्स बाकी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स, ज्यादा से ज्यादा SMS, ज्यादा से ज्यादा से फोन कॉल्स रिसीव करें। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी उरूज। हेलो उरूज साहब जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। जी मैं उरूज फैसल बात कर रही हूँ। जी बताइए किधर से कॉल करी? जी मुझे आपके साथ एक अपना जो मेरे साथ इवेंट हुआ था वो मुझे शेयर करना है। जी बताइए। जी ये 7 to 8 years पहले की बात है। मेरा कैन आई शेयर? जी क्या मैं बताऊँ आपको? जी बताइए। 7 to 8 years पहले की बात है। हमारा एक भाई हुआ था, तो उसको मतलब शान हॉस्पिटल में वो एडमिट था, 25 डेज का वो था ना। तो उसके मतलब मेरी जो अम्मी है उन्होंने उसका पैम्पर चेंज करके मतलब ईशा के टाइम उन्होंने उसका पैम्पर उतार के मतलब बाहर भेज दिया ना विंडो से।
तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, 6th क्लास में थी ना उस टाइम ना। तो उन्होंने मतलब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी विंडो के पास ना, तो मुझे वहाँ पर एक नीम का दरख्त था। तो उस नीम दरख्त के पास ना मुझे एक आदमी नजर आया खड़ा हुआ, और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे पत्थर उठा के मार रहा है। और उस आदमी का हुलिया इतना खतरनाक, उसकी मतलब दाढ़ी थी और बिल्कुल काला सा, और मतलब उसकी आंखें बहुत लाल थी कि मैं कांपने लग गई उसको देखकर, और मेरी आंखों में मतलब मेरी आंखें लाल हो गई। तो मैंने अपनी अम्मी को बुलाया, मैंने उनसे कहा कि अम्मी क्या वो आपको आदमी नजर आ रहा है? तो मेरी अम्मी ने कहा कि कहाँ पर है वो आदमी? तो मैंने कहा अम्मी देखो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और ये मुझे मार रहा है पत्थर। तो अम्मी ने कहा कि कहाँ नजर आ रहा है तुम्हें? तो मैंने कहा कि ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है और अम्मी मुझे पत्थर मार रहा है, ये मुझे मार रहा पत्थर। तो अम्मी कहने लगी कि मुझे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। तो मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को बताया, तो मेरे अब्बू भी देखने लग गए कि वहाँ पे कोई आदमी है कि नहीं। और मैं इतना डर रही थी उस टाइम, इस कदर से हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस वो आदमी मुझे कंटिन्यूसली नजर आ रहा था और वो मुझे पत्थर मार रहा था। तो और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मतलब मेरे अब्बू ने मेरे ऊपर पड़वड़ के फूंकना शुरू किया, खिड़की बंद कर दी और मुझे बिठाया। तो उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में हमने वहाँ पे सब डॉक्टर्स वगैरह को भी बताया, तो पूरे हॉस्पिटल में एक तरह से तहलका मच गया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब आधा एक घंटे बाद जब मैं बैठी हुई थी, अब्बू ने मुझसे पड़वड़ के फूंक दिया था, फिर मेरे अब्बू चले गए थे। तो मैं अपनी अम्मी के साथ थी, तो मेरी आंटी मतलब मेरी जो खाला है वो उन्होंने विंडो खोली, वो बाहर दोबारा कभी देखने लग गई। तो यकीन कीजिए मेरी एकदम विंडो पे नजर पड़ी। सब समझते थे कि अब सब ठीक हो चुका होगा ना, लेकिन जब मेरी विंडो पे नजर पड़ी तो वो आदमी खिड़की के ऊपर चढ़ गया था, और जबकि हमारा जो फ्लोर था वो 2nd फ्लोर था, 3rd फ्लोर था शान हॉस्पिटल का ना। तो वो आदमी जो था वो खिड़की के ऊपर चढ़ा हुआ था, और मतलब मैं ये देख के परेशान, और मतलब मुझे ये हो रहा कि ये आदमी खिड़की पे चढ़ गया। मैं अपने खाला पे पूछ रही हूँ कि आपने विंडो क्यों खोली, और ये आदमी चढ़ गया, ये अंदर आ जाएगा, ये मुझे मार देगा, ये मुझे पत्थर मार रहा है। तो मतलब मेरी खाला भी परेशान हो गई, कहाँ है आदमी? वो विंडो के पास खड़ी है और उन्हें वो आदमी नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने मतलब इन लोगों ने मुझे वहाँ से हटाया, तो फौरन मेरे वो एक बाबा के पास लेके गए, हमारे एरिया में होते हैं वो, तो उनके पास लेके गए। फिर उन्होंने मेरे ऊपर दम वगैरह किया, और उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पर ये इस वजह से मेरे साथ हुआ ये वाकया, क्योंकि मेरी अम्मी ने मतलब जो मेरा भाई है उसकी डेथ हो गई है मेरे भाई की ना, 25 डेज का था वो। तो मेरी अम्मी ने जो पैम्पर फेंका था उसका, तो उसकी वजह से वो जो चीज थी वो उसके ऊपर शायद उस टाइम जाकर लग गई थी, तो वो उसने बदले की सूरत में मुझे वो नजर आया। तो शान हॉस्पिटल में मतलब इस तरह के एक दो वाकयात हमारे साथ और हुए। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब लेट नाइट 3-4 बज रहे थे रात ना, तो उसके बाद की बात है ये, मेरी अम्मी को गिड़गिट की तरह से चुपकली जमीन के ऊपर चलती हुई नजर आई, और वो इतनी बड़ी थी कि मेरी अम्मी कह रही थी कि आज तक मैंने ऐसी चुपकली, इतनी मोटी और इतनी बड़ी चुपकली आज तक मैंने नहीं देखी। तो फिर मतलब हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्वीपर्स वगैरह थे उन सबको बुलाया, पूरा रूम हमने छान मारा, सब कुछ हटा के देख लिया, वॉशरूम देख लिया, सब देख लिया, लेकिन कहीं पे भी हमें वो चुपकली नजर नहीं आई। तो फिर मतलब जो बाबा से हमने पूछा, तो बाबा ने यही कहा कि आप उससे माफी मांगे, क्योंकि आपने जो पैम्पर फेंका था तो उसकी वजह से ये सब आपके साथ हो रहा है। आप फौरन उससे माफी मांगे वहाँ पे उसी जगह पे खड़े होकर, ताकि आपकी बच्ची के साथ भी कुछ ना हो और अब आप लोगों को ताकि कोई चीज तंग ना करे। फिर मेरी अम्मी ने और अब्बू ने दोनों ने उसी विंडो के पास खड़े होकर उस जिन से माफी मांगी, और मतलब उससे कहा कि हमें पता नहीं था और हमसे गलती हो गई, तो हमें माफ कर दें, और अब आप मतलब मेरी बेटी को इस तरह से तंग नहीं कीजिएगा, और मतलब कुछ भी इस तरह का अब कुछ ना हो, और अब हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से भी कोई ऐसी गलती ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा भाई था उसकी डेथ हो गई। तो उस हॉस्पिटल में एडमिट था, वो 25 डेज का था, उसका इंतकाल हो गया। तो फिर बस फिर उसके बाद ऐसा ही। चले, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट, खुदा हाफिज़। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ।
देखते क्या कह रहे हैं अपनी इस कॉल पे। हेलो हेलो मनोज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ मौजूद? जी मैं सऊद बात कर रहा हूँ। जी सऊद, किधर से कॉल कर रहे हैं? जी मैं गार्डन बस से। जी जनाब बोलिए। जी मुझे अपना वाकया सुनाना था। बताइए। जी ये मेरे खाला का वाकया है। सही। खाला के घर का। जी उनके घर एक तरह के असरात हैं। सही। जैसे कि उनके जो मेरे खालू हैं। हेलो बोलिए। जी मेरे जो खालू हैं उनके घर में एक तरह के असरात हैं। जैसे कि उनके घर में कहा जाता है कि किसी तरह के सांप है। सही। जो उनके मेरे खालू के जो वालिद है ना, उनके बाप दादा उन्होंने 2 सांप थे। वो सांप वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने किसी एक सांप को मार दिया। तो वो जो एक सांप बच गया था ना, तो वो मरे हुए सांप का बदला ले रहा था। तो वो बदला वो सूरत में ले रहा था कि मेरे जो खालू और मेरे खालू की भाई बहन जो थे ना, उनके बच्चे क्या कहते एबनॉर्मल पैदा होते थे, लेकिन किसी तरह के असरात होते। वो दिमागी तौर पे क्या कहते हैं, दिमागी तौर पे एबनॉर्मल हो जाते थे, अपाहिज हो जाते थे, इस तरह हो जाते थे कि अपनी गर्दन तक नहीं उठा पाते थे। और वो उन्होंने वो समझा जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी वो कहते थे कि वो समझे कि इससे किसी तरह का किसी ने काला जादू या कुछ करवा दिया। फिर जब उन्होंने वहाँ के बड़े बड़े आलिमों को उनको बुलाया तो उन्होंने ये वाकया उनको बताया, उनसे बातचीत की उन सांपों से, उनको बुला के तो उनको पता चला कि इनके बाप दादा उन्हें इनके सांप को मार दिया था, वो उनसे इस तरह बदला ले रहा है। सांप, ये तो बड़ी ऐसी आपने वाकया बताया, बड़ी एक फिल्म आई थी श्रीदेवी की, बड़ी फिल्म कहानी है। उनके भी यही हुआ था कि पता नहीं श्रीदेवी। मेरा एक कजन है 25 साल का, वो भी इसी तरह का एबनॉर्मल। सही। ना वो चढ़ सकता है ना बैठ सकता है, यहाँ तक कि अपनी गर्दन तक नहीं उठा सकता। और मेरा एक कजन उसका बेटा है 4 साल का, वो भी अब उसी तरह है। तो जनाब ये अक्सर ये जो होती है बीमारी होती है, और ये इंसानों में मतलब कुछ फैमिलीज होती हैं जिनके जीन्स में होता है ये। जी जी, फिर उन लोगों ने पता लगवाया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप आपस में फैमिलीज में शादी ना किया कीजिए। नहीं वही तो कह रहा हूँ, इसी हाँ तो यही तो कह रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं आपको एक सही सी बात बताऊं, ये 2 सांपों वाली कहानी थी नहीं, बड़ी बहुत ही फिल्मी थी। सही है, तो ऐसा होगा दिमाग में बस गया होगा। और हमारे हाँ जिसने भी बताया होगा, लेकिन वो असल में सिचुएशन ऐसी बन गई होगी कि उन्होंने उससे 2 दिन पहले सांप मारा होगा, तो उनको लग रहा होगा ओह शिट हमारे तो सांप मार दिया ये वो। उसके बाद उनके जीन्स में ही प्रॉब्लम होगी, बच्चे जब पैदा हुए तो वो एबनॉर्मल हुए, तो बस वो उनके दिमाग में कंफर्म हो गया होगा। फिर वो काला जादू और ये और वो बाबा वाबा सफली अमल और ये जो भी आएंगे पढ़ने पढ़ाने वाले, उन्होंने भी ये बातें की होंगी। जी जी, लेकिन ये मुस्तकिल चलता ही आ रहा है। मेरे खालू की बहन भी ऐसी। हाँ तो ये तो जीन्स में है, ये जीन्स में है ना, ये आपकी आप लोग के जो भी खानदान में मतलब जो भी कहते हैं जिसे कहते हैं ना, सही, तो उनमें होगा नहीं, ये बीमारी होगी उसमें। सही है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। खुदा हाफिज। ओके जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई जनाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम अब्बास है। अच्छा क्या नाम जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, नॉर्थ कासमाबाद से बोल रहे हैं। जी अब्बास साहब बोलिए। हाँ, अब मेरे पास 2-3 बातें थे, एक बचपन का है, एक लड़कपन का है। ठीक है जी बताइए। जब हम छोटे होते
8 साल के। तो उस वक्त ये हुआ कि चोर पुलिस खेलते ना बच्चे, सही, रमजान का महीना था और मैदान में मैं एक जगह छुप गया और पीछे से मुझे एक ऐसी सरसराहट महसूस हुई, ऐसा लगा कि शायद कोई पत्तों पे चल रहा है। सही। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक काले कपड़े में सर कटा दी, मगर वो मेरी तरफ आ नहीं रहा था, वो जा रहा था। मगर मेरे वसान कटा हो गए और मैंने वहां से जम करके दोस्तों में गया और मैंने घबरा के अपने वाचा सुना। तो खैर वो तो बात आई गई हो गई, मगर आप यकीन करें कि तकरीबन 35 ईयर ये जियो टीवी पे बताया गया कि 555 रिसाला थाना है ना, कौन सा जी? 555 सदर पे जो रिसाला दिखाना है, वहाँ पे किसी ने ये सर कटा देखा। तो मेरे दोस्तों ने जिसको याद था उन्हें कहा यार तो सही बोल रहे, ये वाकया मेरी जिंदगी में क्या पहला था। सही। और दूसरा वाकया ये है कि मैं एक ऐसी इदारे से चालू रखता हूँ कि हम बाहर जाते हैं और कन्वेंस करते हैं लोगों को अपने तौर पे। सही। तो अब जब मैं वहाँ गया, वो भी रमजान का महीना था, तहज्जुद वगैरह हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक रमजान की ईद करीब आने वाली थी और ये बात हुई कि जहाँ मैं रह रहा था दरवाजा बंद था और मैंने तकिया मुंह पे दिया हुआ था, मेरी आंख लगी नहीं थी, मगर मुझे आवाज ऐसी आई जो मेजबान था ना, उसकी आवाज में किसी ने मुझे कहा कि उठाना है इनको, मौलवी साहब को उठाना एग्जाम पर। तो मैं चौंक गया कि ये तो अभी गए थे अपने कमरे में और ये आवाज कैसी, और बात ज्यादा मेरे तकिए पे हाथ आया। सही। और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे दबा रहा है, प्रेस कर रहा है और मेरा मुंह दबाने की कोशिश कर। मैंने अपने तौर पे संगठन बात का विरोध किया, वो चीज वहां से भाग गई, मैंने दरवाजा खोल दिया। ठीक है। अब शहरी के वक्त जब वो एज पर रूटीन जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आज आप हमें उठाने आए थे, तो मैं समझ गया कि ये कुछ और मामला है। मैंने कहा कि अब ईद करीब है, अब मैं जाऊंगा, इनको टेंशन हो गई, तो मैंने कोई वाक़या कहा नहीं। अब उसी जगह पे ये हमारे जो है ना इज्तिमा होता है उसी शहर में आगे अपनी जगह में अपने, तो 2-3 साल बाद इज्तिमा हुआ, तो वो साहब मेरे इत्तेफाकन मेरे साथ बस में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये आप जब आए थे तो अब बहुत हट गया है कुछ चीजें। तो मैंने चौंका नहीं कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि अब तो साड़ी में कोई नजर आता है और पलंग के नीचे गया जाता है और हम ढूंढते हैं तो होता नहीं। फिर मैंने कहा कि भाई आपके घर में ये वाकया हुआ था, तो उन्होंने याद करके कहा कि हाँ आपके आवाज में हमें उठाया गया था। अच्छा। हाँ, मतलब दोनों जगह पे एक ही जैसी मेरी आवाज में उनको उठाया, उनकी आवाज में मुझे उठाया, तो ये मैं वाकया भूल नहीं सकता। और एक वाकया और है हिंदुस्तान में, अभी आपका बाद में बता देगा कि क्या 2:30 बज चुके हैं तकरीबन, अपने जीत कॉल को ही शामिल करना चाहिए। सही जी, ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
folks, welcome back once again. 2:33 हो चुके हैं. अपने प्रोग्राम के आखिरी हाफ एन आवर यानी कि आखिरी 30 मिनट तक हम पहुंच चुके हैं. हमें एक ईमेल नुमा मैसेज आया क्योंकि इतना बड़ा वाकया है ये जो सैगी लियो ने भेजा है. उनका असल नाम मोहम्मद फैजान लियाकत है. वो कहते हैं ये जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये स्टोरी मेरे फ्रेंड की है और वो नक्शबंदी के सिलसिले में मुरीद है. इस बात को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका लिंक इस स्टोरी से लिंक्ड है. मेरा दोस्त जिस घर में रहता था वो 3 फ्लोर पर बनी हुई एक बिल्डिंग है. सबसे नीचे वो और उसकी फैमिली, जबकि ऊपर चाचा वगैरह रहते थे. मेरे दोस्त अक्सर रात के सोते हुए वो शिकायत करता था कि उसको किसी की आहट सुनाई देती है. उसे वहम समझता था और वो बताता था कि ये आवाजें टॉप फ्लोर से आती थी. वो आवाजें किसी के भागने हंसने की होती थी लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं होती थी. फिर उसके एक चाचा की शादी होना थी तो उन्होंने टॉप फ्लोर पे एक रूम बनाया और उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई. जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो उसके अब्बू की तबीयत खराब हो गई. उसके अब्बू पैरालाइज हो गए और उनकी दोनों टांगें काटनी पड़ गई. इसी तरह कंस्ट्रक्शन भी रुकती चलते ही रुक गई. कभी काम होता कभी नहीं होता और कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया और कंस्ट्रक्शन रुक गई और शादी भी पोस्टपोन हो गई. फिर कुछ दिन के बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई और फिर कुछ टाइम बाद इंतकाल हो गया और कंस्ट्रक्शन फिर रुक गई. और फिर कुछ दिन के बाद उसकी बड़ी चाची को एक ख्वाब में नजर आया कि 2 बच्चे व्हाइट सूट में थे. उनमें से एक बच्चे के हाथ में न्यू बॉर्न बेबी कफन में लिपटा हुआ था. वो बच्चा उनसे कह रहा था कि तुम सबको मार दूंगा, तुमने हमें परेशान किया. और उस वक्त उसकी चाची प्रेग्नेंट थी और जब उनकी डिलीवरी हुई तो बेबी मरा हुआ पैदा हुआ. फिर जब उनको उस ख्वाब का समझ आया तो उन्होंने इसका जिक्र मेरे दोस्त की अम्मी से किया. तो उन्होंने बताया कि सेम ऐसा ही ख्वाब मुझे भी यानी इनको भी नजर आया तुम्हारी प्रेगनेंसी के दौरान. जब ये बात मेरे दोस्त को पता चली तो वो अपनी चाची को अपनी पीर भाई जो आलिम भी थे उनके पास ले गया. उन्होंने सारा वाकया उन्हें बताया तो उन्होंने मेरे दोस्त को पढ़ने के लिए कुछ आयत और कुछ वजीफे दिए और वो उसे पढ़ते रहे. फिर एक दिन उसे किसी के भागने की आवाज आई तो वो सीधा उस आवाज के पीछे भागा छत पर. जब छत पर पहुंच गया वो रूम कंस्ट्रक्ट हो रहा था और उसे वहां वाइब्रेशन सी महसूस हुई तो वो वापस नीचे आ गया. वाइब्रेशन सी महसूस हुई तो वापस नीचे आ गया और उसने बताया कि उस दिन जब मैं छत पर गया तो अजीब सी पुरआस रात थी. मुझे लगा कि डार्कनेस मजीद बढ़ रही है. फिर जब वो सोया तो सोते ही एक अजीब सी कैफियत में आ गया और ख्वाब में चला गया और मैंने देखा, वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने देखा कि एक वही रूम है और उस रूम के अंदर पूरी फैमिली है और वो 2 बच्चे हैं. लेकिन मैं कमरे के बाहर ही गेट लॉक है और मैं उसे खोलने की कोशिश कर रहा हूं और वो बच्चे हंस रहे और कहके लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सबको मार देंगे. एकदम गेट खुलता है और मेरा ख्वाब टूटता है लेकिन आंखें बंद हैं और मैं जाग रहा हूं और फिर मुझे वो 2 बच्चे अपने करीब महसूस होते हैं. उनसे कहता हूं कि क्या तुम हमें नहीं छोड़ोगे. तो वो बच्चे कहते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारे पीर की वजह से बख्श दिया वरना तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते. ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक जब अपने वाकयात लिखें, अपनी कहानी लिखें तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंटर्स होते हैं कि कब फुल स्टॉप लगाना है,
कब कॉमा लगाने वो लगा दिया करें, ताकि हमें खुद पता हो कि हम जो जुमला बोलने वाले कहाँ तक चलेगा, उसके बाद कैसा आएगा। तो बताने में, पढ़ने में ये बस प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं कि लोग बस सीधे 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 सीधा लिख देते हैं, या तो उर्दू में लिख दें या अंग्रेजी में लिख दें। एक तो ये, दूसरा कि प्लीज एक फुल स्टॉप या कुछ तो लगा दें जिससे पता चले कि अच्छा ये जुमला खत्म हो गया। खैर, मुश्तबा अली आपका मैसेज आया, थैंक यू। उस्मान बट थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला अरशद थैंक यू। मोहम्मद हमजा आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा तारिक आदात थैंक यू। इनोसेंट हसनैन बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का जनाब। ये सारत जावेद एंड सलमान खान थैंक यू। शानी अली थैंक यू सो मच। इसके अलावा राफे रॉक्स आपका भी मैसेज आया, थैंक यू सो मच। नुमान साहब आपका मैसेज आया हमारे पास, थैंक यू सो मच। मजहर सरहंदी शुक्रिया आपके मैसेज का। इरम का गुलिस्तान जोर से मैसेज आया, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलाम इनाज भाई, मैं महरीन, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी अम्मी के मामू के ऊपर जो जिन थे वो भी 2 भाई थे। जब वो आते थे तो वो कहते थे कि हम बोल रहे हैं, बड़े भाई बोल रहे हैं, अख्तर अली हल्कों की जबान बढ़ रहे हैं, हलाकू क्या, देखिए ना ये, सो सॉरी के जो ये मैसेजेस आते हैं उल्टे सीधे, जरा इनको बहुत मुश्किल से समझ आती है। खैर 11100105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद और कौन अपना वाकया हमसे शेयर करने वाला है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी अमार बात कर रहा हूँ। मिनाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी अमार। जी मिनाज भाई, मेरा वाकया ये कल आज सुबह का ही है। हेलो जी बोलिए बोलिए। कि मैं अपने मामू के साथ सुबह ऑफिस से उठा था जाने के लिए, तो मेरी आँख थोड़ी लेट हुई, तो मेरी नानी भी सोई हुई थी, मैं असल में नानी के घर पे रुका हुआ हूँ। तो मैं उठा, पहले तो मैं उठा 7:30 बजे, तब तो हम लोग, मैं बहुत जल्दी उठ गया था। मतलब शायद नानी किचन में गई, लाइट जल गई किचन की। तो मैं फिर उस बाद नानी से उठ के पूछा कि आप उठी थी सुबह में? तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं उठी। तो मैंने कहा मेरे को ऐसी कोई दिखे जैसे मेरी नानी ना सुबह नमाज पढ़ते वगैरह ना स्कार्फ पहन लेती है, तो वो मैं स्कार्फ में घूम रहे। तो मैंने अपनी नानी को बताया, तो मेरी नानी ने बोला हाँ ये क्या कहते हैं, सुबह में जब फजर में आँख भी खुलती ना, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कोई मेरा अंगूठे पे हाथ लगा के मेरे को उठा रहा है, और मुझे यहाँ पर अक्सर होता है ऐसा। और आप किधर की बात कर रहे हैं, कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? ये मैं सिविल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल के करीब से जी। और ये अक्सर मतलब वैसे टाइम पे होता है जब नमाज का टाइम होता है? जी, फजर का टाइम होता है, जैसे नानी की आंख नहीं खुलती तो ये नानी को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें उठा रहा है। ओके, और ये अब कितनी बार हो चुका है ऐसा? ये अक्सर होता रहता है मिनाज भाई। तो इसका मतलब है तो अच्छे जिन्नात हुए ना फिर? जी, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं हुआ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर को देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ क्लिफ्टन से, ताहिर। जी ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने आपसे एक वाकया शेयर करना है क्योंकि आपका प्रोग्राम में काफी देर से सुन रहा हूँ। जी बोलिए ताहिर। अच्छा, ये वाकया तो मेरे अपने कजन से हैं, ठीक है। इस वक्त 1-2 वाकये हैं, लेकिन मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे कजन इस वक्त हयात नहीं है, वो इंतकाल कर चुके हैं। तो उसके साथ प्रॉब्लम होती थी क्योंकि एक जिन्नात उनके साथ, जो कि एक जिन्नी थी, और वो मजहब हिंदू था उसका, है सही जी, वो हिंदू मजहब की थी, क्योंकि उसकी बिलीविंग तब हुई थी वो उसके अंदर शुमार होती थी।
तो हमारे घर पे भी पता नहीं चलता था क्योंकि वो आम रूटीन में काम करता था, तो कुछ भी इतने जितना आम नॉर्मल वर्षा काम कर सकता है, एक दूसरा बंदा उस लिहाज पे काम नहीं कर सकता। क्योंकि गंदम की फसल होती थी गांव साइड पर, तो इतनी ज्यादा बड़ी फसल वो मिनटों में जितना 10 बंदों का काम वो एक बंदा कर सकता था, उसके अंदर हावी होती थी। सही। तो बहुत दफा हमने उनसे पूछा तो पता तब चला कि ये कौन से क्या थी, यानी कि हिंदू कैसे थी वो। कि मेरी फुफ्फो जो थी उन्होंने कलमा पढ़ रही थी, तो वो उस वक्त सामने बैठा हुआ था। उस टाइम तक वो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा तो वो उसके अंदर हावी हुई थी और एकदम से कोई चीज उठाकर उन्होंने मेरी फुफ्फो को मारी। तो मेरी फुफ्फो ने उनसे फिर पूछना शुरू करा कि आखिरकार तुम हो क्या और क्या चाहते हो। तो उन्होंने फिर बताया था कि मैं इस तरीके से मेरे सामने कुछ ना करें, एक मीठे पर और इस तरह। आप बिलीव करें कि जब हम उन्हें लेकर जाते थे तो उसकी ऐसी हालत होती थी कि वो पूरे इतने बड़े घर के अंदर हमारे वो उल्टी सीधी हरकतें करते थे, कभी दीवार पर कभी किस तरह, उसको अजियत देती थी। वजूद तो उसका होता था, शरीर उसके अंदर इस्तेमाल उसका शरीर होता था, लेकिन उसके अंदर वही चीज थी। तो ये हुआ कैसे था, मतलब कुछ पूरा डिटेल में वाक्य बताइए। सर ये था कि वो काम कर रहे थे ना, आपको बताया कि गंदम की फसल वगैरह पे जो है ना वो गाँव में काम करने के लिए, तो फसल में काम कर रहे होता था। तो वहां पर बस उसने जैसे कि किसी जिस खाने का किया था, अब वो एक पौधा तो शायद कोई फसल थी वो उसको उठा रहा था। तो जब वो उसने उठाया तो शाम में वो वापस घर पे आया है, उसने उठाकर सिर्फ उसकी जगह बदली करी है कि वो उठाकर यहाँ से वहां रख दिया। अब न जाने उसके नीचे उनका कुछ बसेरा था क्या था, लेकिन कुछ समझ नहीं। जब वो वापसी आया तो उसी शाम में उसके साथ ये हाल हुआ, आवाज ही चेंज हो गई, एक औरत की आवाज होगी। और फिर काफी अरसे तक वो उसके ऊपर साथ रही है, हत्ता कि हमने बहुत जगहों पर लेकर गए, बात हुई थी, जरूर जाहिर भी हुई, जाहिरत भी कर दी थी। लेकिन आखिरकार तो जब एक बात पप्पो ने पूछा था तो पप्पो ने ये कहा था कि तुम जाओगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का जैसे हमारा मज़ार है तो उसका हो गया, आप उन पर कर चादर चढ़ाएंगी और फिर बात बोलेंगी तब मैं इसकी जान छोड़ूंगी, और कोई जिक्र नहीं है इसका। मेरी पप्पो यहाँ आई थी लेकिन आकर वो भूल गई, उनसे अपनी तलखी में वो भूल गई, वो नहीं कर पाई। 1 महीने तक उनके अपने घर पे इतनी तंगी हो गई थी, जबकि उन्हें पता चला कि हाँ ये क्यों हो रहा है। उसके बाद जब उन्होंने किया तो उसने एक बात की थी कि मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन जब कोई इसे तंग करेगा तो मैं दोबारा आ गई हूँ। तंग जब करेगा उनको? जी हाँ, जब कोई उनको परेशान या तंग करेगा मेरे कजन को तो मैं तब दोबारा आ गई हूँ। तो तंग परेशान का भी एक बात लंबी हो जाएगी, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, बताइए। तो तंग परेशान करने के ऊपर ये बात आई थी कि मेरा कजन फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था शेखुपुरा के अंदर। वहां पर वो डिपार्ट के अंदर काम कर रहा था, तो नॉर्मल पर्सन की तरह जिस तरह वो करता, लेकिन एक चेंज हुआ था कि जब वो उसके अंदर से चली गई थी तो एक जिस तरह लेडीज की चाल, हमारे मर्द की चाल में और एक औरत की चाल में फर्क होता है। सही, ठीक है। तो एक औरत की चाल जिस तरह थी वो सेम उसी तरह से चाल चलता था। शादी ब्याह हो या किसी भी तरीके से चलना हो, एक मर्द की और एक औरत की चाल में फर्क होता है, ऐसा उसकी चाल के अंदर फर्क नहीं गया था। लेकिन वो शेखुपुरा में फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो वहां पर डिपार्ट में लड़कों ने 3-4 ने उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करी। इन्होंने उसको ये कहा कि मुझे मत छेड़ो, मुझे परेशान नहीं करो, तुम अपना काम पे। लेकिन वो नहीं माने थे। तो वहां पर इसका सिर्फ एक शख्स पर हाथ गया था और वो 5 से 6 थे, तो ये एक अकेला था। इसे नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसके वजूद इस्तेमाल था, शरीर उसका ही हो रहा था। और बहुत बुरा हाल कर दिया था उन लड़कों का। दोबारा से वो हावी हुई थी इस पर। लेकिन मेरे कजन की डेथ का मैं आपको बता दूं कि उसने खुदकुशी कर ली थी। ये रियल, जी हाँ, उसने खुदकुशी कर ली थी। कैसे, कभी पता चला सबके सामने या मतलब सबके सामने नहीं? क्योंकि अगर सबके सामने करता तो कौन किसी को कैसे करने देता है। क्योंकि उसने की घर के अंदर ही थी, लेकिन मौजूद सब थे। अब वो कुछ चीज लाया तो उसने टैबलेट्स खा ली थी, खुद बंद कमरे में चला गया। अब एक अच्छा खासा बड़ा नौजवान है, 25 साल उसकी उम्र थी, लेकिन खुद समझ वो सारी रखने वाला, लेकिन जिंदगी से किस बात से तंग आया, लेकिन उसके अंदर क्या था ये कोई नहीं जानता। उसने अपना आप खत्म कर दिया था। और इस बात को, उसकी डेथ को मरे हुए तकरीबन अभी 2 साल गुजरे हैं। और ये रियल लाइफ का वाकया है। सेकंड वाकया, मेरी अपनी 2 छोटी कजन्स हैं जो स्कूल पढ़नी थी,
जिनका मैंने रियल में खुद देखा कि वो एक स्कूल में एक जैसे आपने वो बोगनविली एक पौधा लाके फूल होते हैं और झड़ते रहते हैं, ऐसा एक पौधा होता है, तो ये आम स्कूल वगैरह में ज्यादातर लगाते हैं। तो वहां पर वो फूल था और गर्ल्स हैं दोनों, तो वो एक दूसरे को तोड़ के किसी चीज के वो पौधा को जाकर उन्होंने तोड़ा है, तो वो जो शाख उन्होंने तोड़ी है ना, वो लेकर वो जब शाम में घर पर आई हैं तो इन दोनों की आंखें इतनी बड़ी बड़ी और उनकी आवाजें भारी हुई हुई। तो एक ने कहा कि जाओ मुझे कुछ नहीं पीना है, मुझे बोतल ला के दो, तो उसे कोल्ड ड्रिंक ला के दी है, एक स्प्राइट की बोतल एक ही घूंट में। क्या आप पी सकते हैं? ना मैं पी सकता हूँ, नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो गले में ऑलरेडी से हम नॉर्मल पर्सन को लगती है, लेकिन उसने एक ही घूंट में बोतल पर करी पी। तो हम सब हट गए थे वहां से, लेकिन मेरे चाचू ने हिम्मत करके उसे लेकर कहीं गए थे। हम लोगों के बाबा जो हैं, मैं खुद एक सैयद फैमिली से हूँ। नहीं मतलब पी तो सकते हैं, ये तो रीजन नहीं हुआ जी, ये तो रीजन नहीं हुआ सर। नहीं पी सकता एक इंसान इस तरीके से, जब उसकी आंख आई साइड जो होती है ना, आपके एक लड़की की आवाज और एक लड़के की आवाज में क्या आपको फर्क नहीं आएगा? अब आपकी कोई भी एक गर्ल छोटी है, 6 से 7 साल की उम्र है, तो बच्ची की आवाज आखिरकार उसकी जो नॉर्मल वॉइस है वो तो बच्ची की होगी ना। तो वो एक भरम से बोलेगी, अपने बाप को वो बोल रही है कि जाओ, एक मर्द की आवाज में, तो उसके अंदर क्या चीज है? ये दोनों वाकया जो कि बिलीविंग में हो चुके हैं। और उसी मेरे कजन को जब हम लेकर जा रहे थे तो टैक्सी स्टार्ट नहीं हो रही थी सर। चलिए जनाब, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आई थिंक इंसान की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ पहलू वो ये होगा कि आपको अपनी जिंदगी पे, अपनी जान पे, अपने जिस्म पे ही कंट्रोल ना रहे। बहुत सारी दुनिया में ऐसी बीमारियां हैं जिसका ताल्लुक इंसान के इस लेकिन हम इस बात को, इस फैक्ट को हरगिज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट करते हैं। किसी आवाज का तब्दील हो जाना, शक्ल और रूप का तब्दील हो जाना, ये कोई और बात है। जिस तरह दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जिधर इंसान की पहुंच तो दूर की बात, उसकी सोच तक नहीं पहुंच सकती, तो सोचिए हम तो सिर्फ अभी इन जगहों की बात करें, कितनी और मिस्ट्रीज होंगी इस यूनिवर्स में, इस कायनात में, इस दुनिया में और तमाम प्लैनेट्स में, जो हमें आज तक नहीं पता चली और ना ही शायद पता चले। लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी 10 मिनट रह चुके हमारे शो को खत्म होने में। पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स, ज्यादा से ज्यादा SMS और ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स रिसीव करें। 111001 लाइन पे कौन है? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जाना आप कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं सर मोहम्मद राशिद मेरा नाम है और मैं गुलशन इकबाल से बात कर रहा हूँ। जी राशिद, अपना वाक़या बताइए। हाँ जी सर, मैं रहने वाला हूँ रहीम खान चाचन शरीफ से। हाँ, तो मैं यहाँ से एक दिन गया, अपने गाँव गया शादी पे। क्योंकि मेरा शौक, मैं क्रिकेट वगैरह ज्यादा खेलता हूँ। वहाँ टूर्नामेंट होते रहते हैं हर साल के साल, ये क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहा था। हम दोस्त वगैरह सारे गए, तो एक दिन रात हम लोग आ रहे थे वापस टूर्नामेंट क्रिकेट खेल के। जब वापस आ रहे थे तो मेरे दोस्तों ने कहा कि राशिद चलो तुम्हें घर छोड़ते हैं, फिर हम घर जाएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं भी घर चला। वो लोग घर अपने चले गए। जब मैं आया अपने घर, गेट बजा, रात का टाइम हो रहा था 2-2:30 का। जब फिर मैंने गेट बजाया अपने घर, गेट बजा, और सारे घर वाले सोए हुए थे, सारे घर वाले सोए हुए थे। मैं गेट बजाई जा रहा हूँ, तो कोई उठ ही नहीं रहा बाहर, कोई आ ही नहीं रहा बाहर। तो मैंने सोचा कि ऊपर गेट कूद के मैं घर जाता हूँ। तो इतनी देर में मैंने देखा कि सामने से ना एक आदमी ना भागता हुआ आ रहा है।
जब मैंने उसको देखा ना तो मैंने कहा कोई मेरा ही दोस्त होगा। मैं रुक गया, मैं यही सोचा कि कोई मेरा दोस्त आ रहा है तो मुझे कोई बात करनी होगी। जब वो थोड़ा करीब है ना, उसके ना पहले से बाल छोटे थे, जब थोड़ा करीब है ना उसके बाल अचानक से ना थोड़े बड़े होते, इतनी स्पीड में आ रहा था। हालांकि वहाँ पे यहाँ बाग वगैरह है, आम के पेड़ नहीं होते सही, हाँ वहाँ उस रोड पे आम के पेड़ वगैरह हैं। तो एक ही लाइट, उस रोड पे एक ही लाइट है हमारे घर से दूर, तो उस एक ही लाइट, जब वो लाइट की रोशनी पे है ना, फिर मैंने देखा कोई और है और बाल भी अजीब से हैं। मैं जल्दी जल्दी ना गेट के ऊपर चढ़ा, हालांकि वो बहुत दूर था मेरे से। जब मैं गेट के ऊपर चढ़ा ना तो ऐसे लगा जैसे को वो मेरे नीचे खड़ा हुआ है। मैंने जल्दी से अंदर छलांग मारी और जैसे मैंने छलांग मारी ना, उसने मेरे को पीछे से पीठ पे इतने जोर से चंबा मारा ना, मैं नीचे गिर गया। मैं नीचे गिरा, इसलिए मेरी अम्मी सामने से आ गई, मैं बेहोश हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे उठाया, पानी वानी डाला, बोले क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा कुछ नहीं। जब मुझे लेके गए ना, मैं ना इनके ऐसे कांप रहा था, तो अंदर लेके गए, मुझे पानी वानी पिलाया। मेरी अम्मी ने मेरे पीछे हाथ लगाया ना, तो मेरे पूरे ना पीठ पे खून ऐसा बह रहा था। तो फिर मेरी पीठ उठा के देखी ना, जैसे कोई बिल्ली नहीं, शेर जैसे पंजा मारती, बिल्ली जैसी शेर, हाँ जैसे कोई शेर का पंजा हो, बिल्ली ऐसा बड़ा हाथ का पंजा लगा हुआ था। अच्छा। अभी भी मेरी पीठ पे निशान है, पक्का निशान है, इनके वो मिट नहीं रहा। उस पर टांके भी आए थे मुझे। तो मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे पापा को उठाया, उन सबको उठाया, तो उन्होंने बोला इसको किसी चीज ने मारा है। मैंने कहा नहीं अम्मी, वो आदमी था कोई। मेरी अम्मी ने बोला आदमी तो नहीं मार सकते, इतना गंदा। मैंने कहा नहीं, वो आदमी था, भागता हुआ आ रहा था। मैंने कहा कोई दोस्त है, हो सकता है उनके नाखून बड़े हुए हों। नहीं, वो था आदमी। जब उसने मुझे मारा ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई किसी भेड़िया जैसे होता है, ऐसे किसी ने हाथ मारा मेरे को। तो जब मैं नीचे गिरा ना, इतने जोर से नीचे जाके लगा, मेरे घुटनों पे, यानी कि ऐसा लगता मेरे घुटने ही टूट गए। मुझे अम्मी ने हाथ उठाया, फिर अम्मी ने, मैं उठ ही नहीं पा रहा था उस टाइम को। मैं फिर अंदर गया, अम्मी ने मुझे बिठाया, फिर सब घर वाले आए। मेरा जिस्म ऐसा कांप रहा था, आपको मैं क्या बताऊं। इनके 2-3 दिन तो इतना डरना खौफ था। मैं यही कराची का रहता हूँ, कराची गाँव कभी कभी जाता हूँ। उस रात को मैं हालांकि सारी रात में बाहर घूमता रहता था दोस्तों के साथ। फिर मैं मैच खेलने कभी नहीं गया, ना मैच खेलने गया ना कभी। फिर मैं बाहर निकला, फिर मेरे को अम्मी ने लेके गए, सुबह दिन को अस्पताल लेके गए, तो मेरे को टांके वगैरह लगाए। उस दिन के बाद फिर कभी नहीं, मैं ना मैच खेलने गया ना बाहर निकला, क्योंकि वहाँ पे गाँव है ना हमारा, वहाँ पे ना लोग ज्यादातर 10 बजे, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे के बाद सो जाते हैं, बाहर कोई नहीं निकलता। अच्छा। मैं वैसे आपके पास फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपका शो सुना, मैंने कभी नहीं सुना, अभी थोड़ी देर पहले शो सुना, तो मैंने फिर आपको कॉल की। मैंने कहा मैं भी अपना वाक़या सुनाऊँ आपको। चले जनाब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि चंबा आपको पड़ चंबा जी, इतना जोर से उसने मुझे मारा, ऐसे लगता है जैसे कोई शेर नहीं मारता जैसे। शेर मतलब क्या आपको पहले भी शेर ने मारा है, जो आपको पता है शेर जैसे मारता है? नहीं, फिल्म वगैरह पिक्चर वगैरह देखते रहते हैं तो उनसे महसूस होता है शेर कैसे पंजा मारता है। वो ऐसे था। मुझे जब मैं ऊपर चढ़ा ना, गेट हमारा बहुत बड़ा गेट है ऊपर, जब मैं उसके ऊपर चढ़ा ना, वो नीचे खड़ा हुआ, उसने उड़ के मुझे मारा पीछे से, तो मैं नीचे जाके गिरा। हालांकि मैंने छलांग भी लगाई थी, जैसी छलांग मैंने लगाई उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, जैसे कोई पीछे से पकड़ता नहीं है, ऐसे नहीं कोशिश की। मैं नीचे जाके गिरा और जैसे गिरा मेरी अम्मी वहाँ से, मेरी अम्मी ने देख लिया मुझे। मेरी अम्मी आई, आपने बता दिया, दोबारा रिपीट कर रहे हैं वाकया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। ऑलराइट फोक्स, वक्त जाने का बहुत करीब आ चुका है। वो तमाम लोग जो अब सब अपनी अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, लास्ट हम कॉल कर रहे हैं SMS की। मोबाइल के अपने क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, भेज दें अपने SMS 1313 पे। योर शो इज ग्रेट, इट्स माई सेकंड टेक्स्ट इन योर शो, आई डोंट रीड मैसेज फ्रॉम उरूबा उमैर। लीजिए जनाब, आपका मैसेज पढ़ लिया। हुमैरा साहिबा गुलिस्तान जौहर से मैसेज करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनम कहती हैं, हेलो मिनहाज भाई, अपडेट मी अबाउट माई ईमेल, when will you complete your research on it, and will you do a show on this Wednesday because you missed last Saturday? No, I won't. See you. And Mr. Uzair का मैसेज आया,
आदिल आयशा, थैंक यू सो मच। अनम, आपकी जो भी ईमेल है मैंने अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ, तो जब पढ़ूंगा तो शामिल कर लेंगे। सही जनाब, शो के लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र जी। कौन बात कर रही हैं? जी सनम बात कर रही हूँ। जी सनम साहबा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं ये फिलहाल अभी तो कलर कॉलोनी में, बट क्यों मैं वाक़या सुनाने वाली हूँ जहाँ हम पहले रहते थे, गोरा कब्रिस्तान के सामने ना, वहाँ का वाक़या है। आई थिंक हमारा घर बन रहा था नया नया, तो बहुत स्लोली बन रहा था और फिर किसी वजह से काम रुक गया था। तकरीबन 3 से 4 महीने तक वहाँ कोई नहीं था। और हमारे घर में जो उस घर में ना दर्द था, अनार था। तो वैसे हमें अनार का, अच्छा जी अनार का दर्द था हमारे घर में, जो अब नहीं, अब कटवा दिए हमने और वहाँ से हम शिफ्ट भी हो गए ना। तो वाकई ये था कि जब हमारा घर बन गया था तो 3-4 महीने बाद तो हम वहाँ पर गए थे, मैं मेरी सिस्टर, हम एक रूम में थे। तो घर का हाल बहुत बुरा था ना, यानी कि घर का काम वाम नहीं हुआ था, सेट नहीं हुआ था घर। तो हम लोग सो रहे थे, तो अचानक मेरी एकदम आँख खुली, तो एक छोटा सा बच्चा था जो हमारी चरपाई के आगे से भगा, और उसने कपड़े भी कुछ नहीं पहने हुए थे, बहुत छोटा सा था। मैंने बोला चल मेरा वह है, मैंने दोबारा आंखें झपक के दोबारा खोली, तो एक तो मेरे पास से गुजरता था और ना देखता वो बड़ी उड़ते जा रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर को उठाया तो वो गायब हो चुका था। और फिर इतने में अजानें भी हो रही थी, अजानों से पहले का वाकया था। तो फिर हमें एक हमारी आंटी है पड़ोस में, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बच्चा देखा है जो उनके दरवाजे के आगे से गली से जा रहा था ना। फर्स्ट हमारा घर आता है, सेकंड उनका आता है। तो ये वाकया था। फिर हमने अपने घर में कुरान पानी वगैरह करवाई, तो उस दिन के बाद से कोई नजर नहीं आया, ना गली में और ना घर में। चलें, अच्छा ये मुझे बताइएगा कि हमने जैसे फोन उठाया आप हंसा रही थी, किस बात पे मुस्कुरा रही थी? सच्ची बताऊं जी, या आपने झूठा वाकया बताया गया? नहीं, मैंने वाकया झूठा नहीं बताया। असल में वो आपके एक कॉलर आए थे, उन्होंने कहा था चंबा मारा था, मुझे याद आ गई थी वो बात। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आप लोग के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस भेजते रहे। अनाबिया, कफील, मारिया, इमाद, नदीम, विद्वान, अशर, बख्तियार, फैजान इकबाल, महनाज, रीनो, मुबशिर, कामरान नूर, काजिमा, आयशा, अवैस, अनस अली एंड सलमान आफरीदी, जुनेद खान, अनस, बुशरा, अमित रॉय, हसन खान, राफे सिद्दीकी, उमेर गोलीमार से, अफशाम, शाहजेब, इफ्तिखार शेर, शर्जील एंड मूजना फ्रॉम कराची। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद अली, थैंक यू सो मच। आयशा उमर, थैंक यू। साजिद, शाहजेब, मलिहा, जैन इकबाल, उस्मान इजाज, जमील खतरी, आई एम वलीद, मलिहा, थैंक यू सो मच आप लोग के मैसेजेस का। नादी गजनवी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा नेहा आसिफ, आपका शुक्रिया आपके मैसेज का। एंड उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेजेस हमें भेजे, जिनके नाम हम शामिल नहीं कर सके। मोहम्मद हमजा, जुनैरा ताहिर, जीशान जैदी एंड वसीम साहब, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। उमैर खान, थैंक यू सो मच। सारा खान, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से अगले हफ्ते को। नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम, एक नई एपिसोड और कुछ इंटरेस्टिंग चीज के साथ बैक। और एक और सेगमेंट हम नेक्स्ट वीक में शामिल कर रहे हैं, और वो होगा कि हम मौका दे रहे हैं अपने लिसनर्स को शो में शामिल करने का। अगर आप लोग चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम किन सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं, और कोई ऐसा वाक़या है जो आप ऑन एयर आके हमसे शेयर करना चाहते हैं,
तो आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज मौजूद है वहां पे, और अब सारे सब वाक़ शेयर के दियो अकाउंट पर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, तो ज्यादा बेहतर ये कि अपने वाकयात अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मुझे ईमेल करें ताकि वो सिक्योर भी रहें। djminhaj@radio.fm मेरा ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा जो सिंपल और एक ही हमारा फेसबुक लिंक है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट डाउन कर लें, www.facebook.com/thelatenighthorrorshow। ये सब स्मॉल लेटर्स में एक साथ बगैर स्पेस के है लिखा हुआ है। ये टाइप करें, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो के ट्राइंग को लाइक जो वहां अपने बात कर सके। वो तमाम लोग आते हैं लेट नाइट हॉरर शो का हिस्सा बनना, तो हम मौका दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग नेक्स्ट वीक हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना ख्याल रखिएगा। बस एक बात याद रखिए कि जरूरी नहीं कि अगर आप अभी हमारा प्रोग्राम एक ऐसे रूम में या एक ऐसे कमरे में सुन रहे हैं जहां आप अकेले हैं, तो ये हरगिज़ बात जरूरी नहीं कि आप अकेले हों। हो सकता है जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो अचानक मूव करना शुरू जाए, किसी के कदम की आवाज को आने लग जाए, किसी का साया नजर आने लग जाए, किसी की सरगोशी की आवाज आए, दरवाजा खुल और बंद होना शुरू हो जाए। इस खामोशी में भी किसी की सांस लेने की आवाज है या फिर कोई आपको पुकारे, क्योंकि ये सब चीजें हकीकत में होती हैं। तो अगर आप इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ना उड़ाएं, और अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो इन बैलेंस मत किए। खुदा हाफिज।